हवा में गेंदे के फूलों की भीनी महक और ताज़ी पिसी हुई हल्दी की खुशबू घुली हुई थी। आंगन से लेकर छत तक पूरा घर दूधिया रोशनी में नहाया हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगी झिलमिलाती झालरें ऐसी लग रही थी मानो घर की दीवारों ने गहने पहन लिए हों। आज नेहा की हल्दी थी और ठीक 2 दिन बाद उसकी शादी। घर के बरामदे में मानो खुशियों का मेला लगा था। कहीं बुआ और चाचियां मिलकर पुराने लोकगीत गा रही थीं, तो कहीं बच्चों की धमाचौकड़ी और खिलखिलाहट गूंज रही थी। नेहा के पिता राघव जी हाथ में लिस्ट थामे इधर-उधर दौड़ भाग कर रहे थे। अरे भाई, फूलों वाली मालाएं जरा सलीके से लगाना, कहीं से ढीली न रह जाए, उन्होंने हलवाई की तरफ इशारा करते हुए जोर से कहा। चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन बेटी की शादी की चमक उस थकान पर भारी पड़ रही थी। लेकिन इस शोर-शराबे और गहमा-गहमी के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां खामोशी का डेरा था। रसोइया की तरफ जाने वाले गलियारे के पास खड़ी सुजाता अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। उनके हाथ में पूजा की थाली थी, पर उनकी नजरें सामने दीवार पर टंगी उन तस्वीरों पर जमी थी, जिनमें नेहा का बचपन मुस्कुरा रहा था। उनकी खामोशी इतनी गहरी थी कि आसपास का शोर भी उसे भेद नहीं पा रहा था। नेहा, जो अपनी सहेलियों के साथ ठहाके लगा रही थी, उसकी नज़र अचानक अपनी माँ पर पड़ी। सुजाता का चेहरा हमेशा की तरह सौम्य था, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी धुंध थी, जैसे कोई गहरा राज या कोई अनकहा डर वहां घर कर गया हो। सहेलियों को बातों में छोड़कर नेहा धीरे से माँ के पास पहुंची। उसने सुजाता के ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथों में लिया और धीमे स्वर में पूछा, माँ, आप खुश तो हो ना? सुजाता एकदम से चौंक गई, जैसे किसी ने उनकी नींद भंग कर दी हो। उन्होंने तुरंत अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान ओढ़ ली और नेहा के गाल को सहलाते हुए कहा, पागल लड़की, भला माँ अपनी बेटी की शादी में खुश क्यों नहीं होगी? बस थोड़े काम ज्यादा है, वही सोच रही थी। सुजाता मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उनकी आंखें नेहा की नजरों से बच रही थी। उन आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं ढल पा रहा था। एक अनकहा एहसास, जो शायद नेहा की विदाई से भी बड़ा था। सुबह की पहली किरण अभी खिड़की के पर्दों से झांक ही रही थी कि पूरे घर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। सुजाता, अरे ओ सुजाता, जरा चाय का पानी चढ़ा देना, राघव जी ने कमरे से बाहर निकलते हुए आवाज दी। पर जवाब में न तो चूड़ियों की खनक सुनाई दी और न ही सुजाता की वह परिचित आवाज। नेहा, जिसकी हथेलियों पर कल रात लगी गहरी रची हुई मेहंदी अभी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी, अपनी आंखों को मलते हुए कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि माँ के कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। सन्नाटा और खुली अलमारी जैसे ही नेहा और राघव जी कमरे के भीतर दाखिल हुए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुजाता का मोबाइल फोन तकिए के पास ही रखा था। मेज पर उनके कान के झुमके और चूड़ियां वैसी ही पड़ी थी, जैसे उन्होंने रात को उतारी थी। वार्डरोब का पल्ला पूरी तरह खुला था। कपड़े करीने से संगे हुए थे, कोई भी सामान गायब नहीं था। सब कुछ अपनी जगह पर था, सिवाय सुजाता के। माँ, माँ कहाँ हो आप? नेहा की आवाज कांप उठी। उसने बाथरूम से लेकर छत तक छान मारी, पर सुजाता कहीं नहीं थी। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन पीछे का छोटा दरवाजा, जो बगीचे की ओर खुलता था, थोड़ा सा खुला रह गया था। राघव जी का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से अलमारी के लॉकर को चेक किया। न तो पैसे गायब थे, न ही शादी के गहने। ये कोई चोरी नहीं थी, और न ही सुजाता अपनी मर्जी से कहीं जाने की तैयारी में लग रही थी। अगर वो कहीं गई है तो बिना बताए क्यों? और अपना फोन यहीं छोड़कर? राघव जी की आवाज में एक अजीब सा थरथराहट थी। नेहा अपनी हथेलियों को देख रही थी। मेहंदी का रंग इतना गहरा चढ़ा था कि लोग कह रहे थे दामाद बहुत प्यार करेगा, लेकिन उसे उस रंग में अब खून जैसी सुर्खी नजर आ रही थी। माँ की कल की वह अनकही चुप्पी अब एक भयावह सच बनकर सामने खड़ी थी। रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई थी।
खुशियों वाला घर देखते ही देखते आशंकाओं के घेरे में आ गया था। नेहा की आंखों से एक आंसू टपका और उसकी कच्ची मेहंदी पर गिरकर उसे धुंधला कर गया। सुबह की उस कड़कड़ाती धूप में भी नेहा को अपने शरीर में एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। घर के आंगन में मेहमानों की दबीदबी फुसफुसाहटें अब शोर में बदलने लगी थीं। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, सुजाता कहाँ गई? नेहा पागलों की तरह अपनी माँ के कमरे की हर चीज टटोलने लगी। उसने तकिया उठाया, जैसे उसे उम्मीद हो कि माँ ने वहां कोई सुराग छोड़ा होगा। और वहीं सफेद मखमली कवर के नीचे उसे एक मटमैला सा लिफाफा मिला। उसका हाथ कांप रहा था। लिफाफा खोलते ही अंदर से एक सादे कागज का टुकड़ा निकला। उस पर सुजाता की वही चिरपरिचित लिखावट थी, जिसे नेहा बचपन से देखती आ रही थी। लेकिन आज वे शब्द पत्थर की तरह भारी लग रहे थे। कागज पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, मुझे माफ कर देना, ये शादी नहीं हो सकती। नेहा के हाथ से वो कागज छूटकर फर्श पर गिर गया। कमरे में खड़े राघव जी ने झपटकर उसे उठाया। जैसे जैसे उनके शब्द उन पंक्तियों पर ठहरते गए, उनके चेहरे का रंग उड़ता गया। उनकी आंखों में हैरानी से ज्यादा एक गहरा, पुराना डर साफ झलक रहा था। क्या? राघव जी की आवाज गले में ही फंस गई। पूरे घर में जैसे मौत का सन्नाटा पसर गया। बाहर ढोलताशों की आवाज रुक चुकी थी। नेहा की बुआ, जो अभी तक सबको दिलासा दे रही थीं, वह भी जड़वत खड़ी रह गईं। क्या माँ इस रिश्ते के खिलाफ थी? अगर विरोध था, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? क्या सुजाता कुछ ऐसा जानती थी जो पूरी दुनिया से छुपा हुआ था? नेहा की नजर अपनी हथेलियों पर पड़ी। वो गाढ़ी लाल मेहंदी अब उसे डराने लगी थी। उसे याद आया कि कल रात जब वो सुजाता से पूछ रही थी, माँ, आप खुश तो हो ना? तब माँ की आंखों में जो डर था, वह विदाई का दुख नहीं था, वह तो किसी आने वाले तूफान की आहट थी। पापा, माँ ऐसा क्यों लिखेंगी? नेहा ने सुबकते हुए पूछा। उन्होंने तो खुद समीर को पसंद किया था। फिर आज अचानक ये शादी क्यों नहीं हो सकती? राघव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस उस लिफाफे को घूर रहे थे, जैसे उसमें कोई पुराना राज दबा हो जो आज जहर बनकर बाहर निकल आया था। वह सन्नाटा चीख चीख कर कह रहा था कि ये सिर्फ एक माँ के गायब होने की कहानी नहीं है, बल्कि उस अतीत की वापसी है जिसे सुजाता ने सालों पहले दफन कर दिया था। घर के भारी सन्नाटे के बीच नेहा के दिमाग में यादों की कड़ियाँ एक टूटी हुई माला की तरह जुड़ने लगी। उसे धुंधला सा याद आया, ठीक 4 दिन पहले की वह रात, जब वो रसोई की ओर पानी पीने जा रही थी। माँ बालकनी के अंधेरे कोने में खड़ी किसी से बात कर रही थी। उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसी कड़वाहट और दृढ़ता थी जो नेहा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उस वक्त सुजाता के शब्द हवा में जहर की तरह घुले थे। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। तब नेहा को लगा था कि शायद माँ शादी की तैयारियों के तनाव में किसी रिश्तेदार से उलझ रही है। पर आज उस खाली कमरे और उस खौफनाक खत ने उन शब्दों को एक नया और डरावना अर्थ दे दिया था। जैसे ही राघव जी ने सुजाता के फोन के डिलीटेड मैसेज और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच शुरू की, सच की परतें एक एक कर उखड़ने लगी। पता चला कि समीर के परिवार का वह सुसंस्कृत चेहरा महज एक मुखौटा था। पिछले 1 महीने से समीर के पिता सुजाता पर दबाव बना रहे थे। उन्होंने सीधी मांग तो नहीं की थी, पर बातों बातों में बिजनेस में घाटे और शहर के पॉश इलाके में एक फ्लैट की जरूरत का जिक्र छेड़ दिया था। सुजाता ने अकेले ही इस मानसिक प्रताड़ना को झेला था। वे नहीं चाहती थीं कि नेहा की खुशियों पर लालच का कोई साया पड़े, इसलिए उन्होंने अपने गहने तक बेचने की कोशिश की थी। पर जब बात हद से आगे बढ़ गई और समीर के परिवार ने आखिरी वक्त पर एक बड़ी नकद राशि की मांग रख दी, तो सुजाता का ममतामयी रूप एक चंडी में बदल गया। उन्होंने अकेले ही इस जहर को पी लिया था, ताकि उनकी बेटी एक ऐसे घर में न जाए जहां उसकी कीमत रुपयों में आंकी जा रही हो। तो माँ ने विरोध करने का ये तरीका चुना। नेहा की आवाज सिसकियों में डूब गई।
जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। सुजाता गायब नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने आखिरी वक्त पर समीर के पिता को एक आखिरी अल्टीमेटम देने का फैसला किया था। वह जानती थी कि अगर वो घर पर रहीं, तो समाज और लोकलाज के दबाव में राघव जी शायद झुक जाएंगे। उनका घर छोड़ना दरअसल एक मौन विद्रोह था, एक ऐसी जंग जो उन्होंने अपनी बेटी के सम्मान के लिए छेड़ी थी। राघव जी का सिर शर्म से झुक गया। मैं सजावट और मेहमानों में लगा रहा, और तुम्हारी माँ अकेले इस आग में जलती रही। तभी नेहा के फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर था। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से समीर की ऊंची और बदतमीज आवाज सुनाई दी। अंकल से कहो, अगर आज शाम तक बात पक्की नहीं हुई तो बारात दरवाजे पर नहीं आएगी। नेहा की मुठ्ठियां भिंच गई। अब उसे समझ आया कि माँ क्यों कह रही थी कि ये शादी नहीं हो सकती। घर के बाहर बारात के स्वागत की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। रिश्तेदारों के बीच कानाफूसी अब जहरीले तानों में बदल चुकी थी। कोई कह रहा था, लड़की की माँ ही भाग गई, अब इस खानदान की इज्जत का क्या होगा? तो कोई समीर के परिवार की तरफदारी कर रहा था। तभी समीर के पिता अपने कुछ खास करीबियों के साथ हाथ नचाते हुए अंदर दाखिल हुए। राघव जी, ये क्या तमाशा है? समधिन का कहीं अतापता नहीं, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। देखिए, अगर शादी में देरी हुई तो हमारी नाक कट जाएगी। और हाँ, वो कागजात तैयार है ना? राघव जी निशब्द थे, उनका सिर झुका हुआ था। लेकिन तभी एक गूंजती हुई आवाज ने सबको खामोश कर दिया। ये शादी नहीं होगी। नेहा सीढ़ियों से उतर रही थी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर आवाज में एक चट्टानी मजबूती थी। उसने अपनी मेहंदी वाली हथेलियां सबके सामने कर दीं। जिस रिश्ते की बुनियाद ही लालच पर टिकी हो, उसका बोझ मैं ताउम्र नहीं उठाऊंगी। बुआ चिल्लाई, पागल हो गई है क्या? बिरादरी में थू थू होगी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नेहा ने पलटकर जवाब दिया, बुआ जी, इज्जत माँ से बड़ी नहीं होती। जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी मेरी खुशी के लिए लगा दी, आज वो दर दर भटक रही है, और आप यहाँ नक की चिंता कर रही हैं। समीर और उसके लालची परिवार को घर से बाहर निकालने के बाद नेहा और राघव जी पागलों की तरह शहर के हर कोने में सुजाता को ढूंढने लगे। अचानक नेहा को याद आया, शहर के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था, जहाँ सुजाता अक्सर मन की शांति के लिए जाया करती थी। वहां पहुंचते ही नेहा ने देखा, मंदिर की सीढ़ियों के एक कोने में खंभे से टिककर सुजाता बैठी थी। उनकी साड़ी धूल से सनी थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। वे फूट फूट कर रो रही थी। माँ, नेहा दौड़कर उनके गले लग गई। सुजाता ने कांपते हाथों से नेहा का चेहरा थामा। उनकी आवाज सिसकियों में डूबी हुई थी। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरी खुशी के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। मैं चाहती थी तू दुल्हन बने, तेरा घर बसे, लेकिन मैं अपनी ही कोख से जन्मी बेटी को उन भेड़ियों के हाथों बेच भी नहीं सकती थी। वो तुझे प्यार नहीं, सिर्फ पैसे की तराजू में तौल रहे थे। राघव जी ने आगे बढ़कर सुजाता के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे। तुमने सही किया सुजाता, मैं अंधा हो गया था, पर तुमने आज हमारी बेटी का भविष्य बचा लिया। नेहा ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, शादी टूटी है, मेरा हौसला नहीं। आपने मुझे बिकने से बचा लिया, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी? सूरज ढल रहा था, लेकिन नेहा के चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास था। वह समझ चुकी थी कि शादी का असली मतलब महज रस्में नहीं, बल्कि स्वाभिमान और सुरक्षा होती है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी सुजाता का शरीर सिसकियों से कांप रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने अपनी बेटी का भविष्य उजाड़ दिया है। लेकिन तभी नेहा ने उनके हाथों को थाम लिया, वही हाथ जिन पर कल की लाल मेहंदी अब एक गहरे संकल्प की तरह चमक रही थी। नेहा ने अपनी माँ की आंखों में झांककर बड़े धीमे पर अटल स्वर में कहा, माँ, आपने मुझे खोया नहीं है, बल्कि आपने मुझे बचा लिया है। उन शब्दों में एक मरहम था, जिसने सुजाता के कलेजे की जलन को शांत कर दिया। सुजाता ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया,
जैसे वो आज भी वही छोटी बच्ची हो जिसे वे हर आंच से बचाती आई थी। घर लौटने पर न तो शहनाइयां बजी और न ही बारात का शोर सुनाई दिया। पड़ोसियों की नजरें चुभ रही थी और रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें जहर उगल रही थी। लोग कह रहे थे, बेटी की किस्मत फूट गई, उम्र भर कुंवारी बैठी रहेगी। लेकिन राघव जी ने आज पहली बार उन आवाजों की परवाह नहीं की। उन्होंने घर के मुख्य द्वार पर लगी सजावट को अपने हाथों से उतारा और सुजाता से कहा, तुमने जो साहस दिखाया, काश मैंने भी वही दिखाया होता। आज से इस घर में सिर्फ वही होगा जो तुम्हें और नेहा को सही लगे। शादी का मंडप टूट चुका था, लेकिन उस मलबे के नीचे से एक नई ताकत ने जन्म लिया था। उस रात नेहा ने अपनी हथेलियों की मेहंदी को गौर से देखा। वह रंग अब उसे बोझ नहीं लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। वह माँ जो समाज के डर से चुप रह सकती थी, पर अपनी ममता के आगे झुक गई। वह बेटी जिसने समाज की इज्जत के झूठे मुखौटे को उतारकर अपनी माँ के संघर्ष को चुना। उस दिन के बाद से रिश्तों की परिभाषा उस घर में बदल गई थी। वह अब केवल रस्मों का बंधन नहीं था, बल्कि एक दूसरे के सम्मान और स्वाभिमान की ढाल बन गया था। सूरज की अगली किरण जब खिड़की से अंदर आई, तो वह केवल एक नई सुबह नहीं थी। वो सुजाता और नेहा के स्वाभिमान की जीत का सवेरा था। वक्त के मरहम ने उन कड़वी यादों की खरोंच को धीरे धीरे भर दिया था। उस हादसे के बाद नेहा और सुजाता का रिश्ता केवल मां बेटी का नहीं रहा, बल्कि वे एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। समाज की बातों का शोर अब उनके घर की दीवारों से टकराकर लौट जाता था। कुछ महीनों बाद नियति ने एक नया मोड़ लिया। नेहा की मुलाकात आर्यन से हुई, एक ऐसा इंसान जिसने नेहा की टूटी हुई शादी की कहानी सुनकर सहानुभूति नहीं, बल्कि उसके और उसकी माँ के साहस के प्रति सम्मान दिखाया। इस बार कोई दिखावा नहीं था, न ही कोई गुप्त मांगे। आर्यन के माता पिता खुद सुजाता के पास आए और बोले, हमें ऐसी बहू चाहिए जिसकी माँ इतनी निडर हो। संस्कार महज रस्मों में नहीं, सच के साथ खड़े होने में होते हैं। शादी का दिन फिर से आया। वही आंगन, वही गेंदे के फूलों की महक और वही रोशनी, लेकिन इस बार हवा का मिजाज बदला हुआ था। झिलमिलाती लाइटें अब भी थीं, पर उनकी चमक फीकी लग रही थी उस समझ के सामने जो दोनों परिवारों के बीच थी। उसकी हथेलियों पर फिर से मेहंदी रची थी, पर इस बार उसमें किसी समझौते की गंध नहीं, बल्कि भरोसे की खुशबू थी। माँ की सच्ची मुस्कान। सुजाता आज फिर से वही पूजा की थाली लिए खड़ी थी, लेकिन आज उनकी आंखों में वह पुरानी धुंध या अनकहा डर नहीं था। आज उनकी आंखों में तृप्ति थी, एक ऐसी जीत का एहसास जो केवल एक माँ ही समझ सकती है। जब नेहा विदा होने के लिए आगे बढ़ी, तो उसने सुजाता के कान में धीरे से कहा, माँ, देखिए, आज आपकी आंखों में कोई राज नहीं छुपा है। सुजाता खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। उनकी आंखों से जो आंसू गिरे, वे विदाई के दुख के नहीं, बल्कि परम सुख के थे। उन्हें पता था कि उन्होंने अपनी बेटी को महज विदा नहीं किया, बल्कि उसे एक सुरक्षित और सम्मानित भविष्य सौंपा है। घर में फिर से रोशनी थी, लेकिन इस बार वह रोशनी केवल बिजली के बल्बों या दियों की नहीं थी। वह रोशनी थी उस चेतना की जिसने एक परिवार को टूटने से बचाकर उसे और भी मजबूत बना दिया था। यह कहानी केवल नेहा की शादी की नहीं थी, बल्कि सुजाता की उस ममता की जीत थी जिसने समाज के खोखले उसूलों को आईना दिखा दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।